व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैकर गुरु। गाइज, सबसे पहले तो मेरा चैनल हैकर गुरु सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई अपडेट डालूं तो आपको उसका अपडेट रोजाना मिलता रहे। सो गाइज, हमारे यहाँ पे मेन क्वेश्चन बनता है व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू से नो टू एनीवन। सो गाइज, सबसे पहले डेफिनेशन पे चलते हैं ताकि आप पेपर में जो भी आपको लिखना है डेफिनेशन में वो लिख सकें। तो लेट्स स्टार्ट। सेइंग नो इज वेरी इम्पोलाइट एंड डिसरिस्पेक्टफुल वे. Usually, we don't want to rude or hurt anyone's feeling. For another's sake, it is difficult to say no. Rather to say no, we can say, sorry, we can't, we are not available right now, or we are busy. तो गाइज, यहाँ पर तो था हमारे डेफिनेशन की नो कहना डिसरिस्पेक्टफुल वे है और इम्पोलाइट वे है। अब क्यों है समझ लीजिए इसको। गाइज, अगर आप किसी को ना बोलते हैं तो क्या होता है, वो हर्ट भी हो सकता है गाइज। तो गाइज, बेस्ट है कि ना बोलने के अलावा आप और भी कुछ बोल सकते हैं। सो गाइस, आप एक मार्केट प्लेस का एग्जांपल लेते हैं। आप गेम खेल रहे हो GTA वाई सिटी, उसमें आपको कोई फैमिली मेम्बर आके आपको बोलता है कि मेरा ये काम कर दो, मार्केट से मेरा सामान ले आओ। तो आप उसको अगर मना कर दोगे ना, वो हर्ट होगा बट उसका काम नहीं रुकेगा, वो काम होगा, वो किसी न किसी और से काम करवा लेगा। बट क्या होगा, जब आप उसको दोबारा आपको जरूरत होगी ना तो वो आपको डायरेक्टली मना करेगा। तो बेस्ट वे है आप ना कहो ही मत। यूजुअली इससे क्या होता है, आप किसी को ना कहते हो, उससे बेटर आपने जैसे बोला कि भाई मैं भी बिजी हूँ, तो क्या होगा वो बाद में तो चला जाएगा। जैसे आपने कहा कि मैं बाद में काम कर लूँगा जब मैं फ्री हूँ। अगर आपको उसकी ज़रूरत होगी तो वो तो आपका काम करेगा क्योंकि आपने उसका काम किया और आपने उनको हर्ट भी नहीं किया। और अगर डायरेक्टली ना बोलोगे ना तो मैं डेफिनेटली लिख के कहता हूँ वो आपको मना ही कर देगा कि मैं भी ये काम नहीं कर सकता क्योंकि आपने भी मेरा काम नहीं किया। वो सीधा इस टॉपिक उठाएगा। सो रादर टू से नो वी कैन से सॉरी वी कांट, और इफ़ यू आर नॉट बिजी देन यू कैन से यस आई एम हियर. So guys, here main question arises, what is resume? What is another word for it? First of all, let's go to definition. Resume writing is a crucial part of a job application process. If you apply for a job in a rush and send your resume for getting a job, it is enough to get a job. It is also called curriculum vitae or CV. It is a summary of your skills, academic qualifications, work experience. Also, it demonstrates whether your skills and ability match with your job requirements or not. जैसे मैं आपको सर डेफिनेशन बताया रिज्यूम का, वैसे ही मेरे पास एक ग्राफिक डिजाइनर के रिज्यूम का एग्जांपल है जहाँ पे आपको यहाँ पे स्टेनली एंडरसन नेम लिखा हुआ एक पर्सन का। आप अपना नेम डाल सकते हैं, जैसे आप कोई भी नेम हो, जैसे आप मान लो रोहन कपूर, वहाँ पे लिख सकते हैं रोहन कपूर। मेरी प्रोफाइल में आप अपने बारे में लिखो कि मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छी लगती है, ग्राफिक डिजाइनिंग आपको जो भी पता वो लिख दो। यहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस, अगर आप फ्रेशर हो तो आपको इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती, कंपनी नेम वगैरह ये सब कुछ नहीं करना होता। सिर्फ आपको बताना फ्रेशर हूँ मैं और भाई मैं क्या क्या कर सकता हूँ। एजुकेशन आपको क्या हो, पोस्ट ग्रेजुएटेड हो या फिर आप ग्रेजुएशन करके जब अपनी स्किल्स के बारे में बता सकते हो। यहाँ पे स्किल्स लिखा हुआ होगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स के बारे में। तो ये तो एक छोटा सा रिज्यूम। अब गाइस, ऑब्वियस ही बात है, दिमाग में आपको सवाल उठ रहा होगा रिज्यूम क्यों मांगा जाता है, कब मांगा जाता है। तो ये भी समझ लेते हैं रिज्यूम क्यों मांगा जाता है। आप जब भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, आपने देखा होगा कहीं टेलीविजन में भी दिखाते हैं, आप फोन पे बात कर रहे हो उनके रिसेप्शनिस्ट से कि मुझे जॉब चाहिए, बट वो आपसे रिज्यूम मांगते हैं। वो इसलिए मांगते हैं, उसमें आपके बारे में सब कुछ होता है कि आपने कहाँ तक पढ़ा है, आपकी क्या स्किल्स हैं, आप क्यों कंपनी में जॉब लेना चाहते हो, वो सब कुछ रिज्यूम में लिखा होता है। और वो सब इंटरव्यूअर के पास जाता है ताकि आपको इंटरव्यू लेने से पहले आपसे वो आपके बारे में रीड कर ले। एक तरह से आप मान लो जहाँ पे अभी आपको दिख ही रहा होगा कि इंटरव्यू लिखा हुआ है यहाँ पे जॉन स्मिथ, जहाँ पे कॉन्टैक्ट्स है, लैंग्वेज है। आप लैंग्वेज मतलब ये समझ लो, अगर कोई बेस्ट कंपनी में जॉब लेना चाहते हो ना तो 2-3 फॉरेन लैंग्वेज तो लर्न कर ही लो, अपनी छोड़ के 2-3 अदर फॉरेन लैंग्वेज। जैसे आप मान लो आप इंडिया में हो, मान लो आपको चाइनीज आती है, फ्रांस आती है, इंग्लिश तो आती है। अभी 3 लैंग्वेजेस आपको बहुत मदद करेंगी जॉब दिलाने में। कैसे? आपकी कंपनी के ब्रांच अलग अलग जगह पे हैं। अब आपको ये 3 लैंग्वेज आती है तो आप जापान में भी बात कर सकते हो उनसे, चाइना में भी बात कर सकते हो, ठीक है। वहाँ से नेपाल में तो हिंदी भी चलती है, काफ़ी जगह पर हिंदी यूज़ कर सकते हो। आपके पास इंडिया में जैसे अब US है, अब इंग्लैंड है, कितनी जगह पे मतलब सब अदर लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, तो वहाँ से आप बहुत ईजिली जॉब पा सकते हो। तो ये था रिज्यूम लेटर राइटिंग। सो गाइस, लेट्स नो अबाउट कवरिंग लेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स गो थ्रू डेफिनेशन। अ कवरिंग लेटर इज अ डॉक्यूमेंट सेंट विद योर रिज्यूम to provide additional information on your skills and reflects the knowledge of employers' needs. Now, what is its purpose? It is to introduce yourself to an organization, demonstrate your interest in company, draw attention and motivate the reader to interview you. A neat, well-written letter will improve your chance of getting an interview.
तो गाइस अब कवरिंग लेटर को समझ लेते हैं कवरिंग लेटर होता क्या है। यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है कवरिंग लेटर का। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके योर नेम लिखा होगा, नंबर 1 पे अपना नेम लिखेंगे, नंबर 2 पे जिसको आप दे रहे हैं मैनेजर को दे रहे हैं या फिर एक रिक्रूटर को दे रहे हैं, नंबर 3 में आपके पास इंट्रोडक्शन होता है आपके पैराग्राफ का। इसमें इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में क्या होता है आपके बारे में बताया होगा, यानी कि जैसे रिज्यूम होता है बिल्कुल रिज्यूम की तरह ही होता है। कवरिंग लेटर रिज्यूम का ही एक पार्ट है, वो एक बहुत मेन पार्ट है जो कि आपके बारे में और बताता है, आपके स्किल्स के बारे में बताता है। जो एम्प्लॉयर आपका इंटरव्यू लेगा वो आपको रीड करेगा पहले, उसके लिए कवरिंग लेटर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके गाइस, कवरिंग लेटर देना मत भूलना, रिज्यूम के साथ ही देना होता है कवरिंग लेटर। नंबर 3 यहाँ पे हो गया। नंबर 4 है बॉडी पैराग्राफ, जहाँ पर आपके स्किल्स के बारे में बताया होगा। स्किल्स क्या है आपकी, आप क्यों जॉब लेना चाहते हो, मेन ये है कि आप जॉब क्यों लेना चाहते हो और आप इसको लेकर क्या करना चाहते हो। सबसे पहले जैसे कि आप कहोगे मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत एक सक्सेस की ओर ले जाना चाहता हूँ, ये आपका होगा मोटिव। नंबर 5 पे होगा क्लोजिंग पैराग्राफ, जहाँ पर आप अपना इंटरेस्ट बताओगे कि मेरा इस कंपनी में इंटरेस्ट क्यों है। ओके गाइस, नंबर 6 पे आपका होगा कॉल टू एक्शन, जहाँ पर आप लास्ट बताओगे अपना एड्रेस वगैरह आप दे सकते हो। मतलब इसमें एक कवरिंग लेटर वेल रिटर्न होनी चाहिए, जितना आप अच्छा राइटिंग में लिखोगे उतना ही वो इंटरव्यू मोटिवेट करेगा इंटरव्यूअर को, ताकि वो आपका इंटरव्यू ले। यहाँ पे एक और मेन क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई एक्सप्रेसिंग अप्रिशिएशन इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल गोज टू डेफिनेशन, it is important because it lifts our heart and spirits. It helps us to face the stress of everyday life. It also brings buoyancy and cheerfulness in our life. The ability to observe without evaluation is the highest form of intelligence. This is the definition of expressing appreciation. Also guys, आपको मेरे स्क्रीन पे यहाँ पे दिख ही होंगे काफ़ी सारे appreciations लिखे हुए हैं। इसमें से 4-5 कुछ बेस्ट appreciations लिख दो पेपर में, इतना इनफ है गुड मार्क्स के लिए। So guys, here let's talk about telephonic interview. First of all, goes through definition. Let's elaborate it. They are often conducted by employers in initial interview round of hiring process. This type of interview allows an employer to screen candidate on the candidate experience, qualifications, and salary expectations pertaining to positions and company. सो गाइस चलो टेलीफोनिक इंटरव्यू को भी समझ लेते हैं। अब होता क्या है, टेलीफोनिक इंटरव्यू एक राउंड होता है जो इंटरव्यू रखता है कैंडिडेट से इंटरव्यू करने के लिए। कैंडिडेट को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती टेलीफोनिक इंटरव्यू की। टेलीफोनिक इंटरव्यू में थोड़ा इजी होता है, रादर टू फेस इंटरव्यू टेलीफोनिक इंटरव्यू इज़ ईजी, क्योंकि फेस टू फेस इंटरव्यू में वो थोड़ा अपने आपको कॉन्फिडेंट नहीं महसूस करता, जिसमें बल्कि टेलीफोनिक इंटरव्यू में वो अपने आपको बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करता है। इसमें होता क्या है, इसमें इंटरव्यूअर हमारे बारे में बात कर लेते हैं, एक्सपीरियंस के बारे में बात कर लेते हैं, क्वालिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं और सैलरी एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात करते हैं। बाकी हमारी पोजीशंस हम कंपनी में कहाँ लाया करते हैं वो सब एक टेलीफोनिक इंटरव्यू में कंप्लीट हो जाता है। मोस्टली सब कुछ टेलीफोनिक इंटरव्यू में कवर होता है और टेलीफोनिक इंटरव्यू बहुत ईजी होता है। अगर कभी भी आपको टेलीफोनिक इंटरव्यू देना पड़े ना, तो समझ लेना आप बहुत लकी हो कि आपको टेलीफोनिक इंटरव्यू देने को मिल। सो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट स्टार्टर नाउ. Let's go through definition. A small dish of food or drink taken before a meal or a main course. These tidbits of food are also called appetizers. They are light and also tantalize our taste buds and increase our hunger. Prepare us for main course. Guys, हमारे यहाँ पे appetizer है जिसे हम कहते हैं स्टार्टर। ये एक बहुत छोटी सी डिश होती है जिसे हम स्मॉल डिश कहते हैं, और ये टिडबिट फूड होता है और ये हमारा मतलब हंगर बढ़ा देता है कि हमें मेन कोर्स भी चाहिए। स्टार्टर सबसे पहले तो उस होटल के बारे में ही बता देता है कि कितना अच्छा खाना वो आगे देने वाले हैं। स्टार्टर ऑब्वियसली स्टार्टर से आपको पता ही होगा, स्टार्टर एपेटाइज़र ये सब कुछ एक छोटा मोटा है, टिडबिट फूड है, इतना कुछ इसके बारे में। गाइस बाकी अब मेन कोर्स की बात करें, मेन कोर्स हमारा स्टार्टर के बाद और डेजर्ट से पहले आता है, जो कि हम खुद वैसे कंज्यूम करते हैं। इंडिया में क्या होता है गाइस, जब हम इंडिया की बात करें तो हम इंडिया में क्या खाते हैं, ऑब्वियसली नान वगैरह ही खाते हैं हम। मेन कोर्स में रोटी वगैरह होते हैं, सब खाते हैं। उसके बाद जो भी मतलब मेन कोर्स में आता है उसको इतना डिफाइन नहीं किया जाता मेन कोर्स होता क्या है, क्योंकि वो तो आप खुद भी डिफाइन कर सकते हो मेन कोर्स रियलिटी में होता क्या है, क्योंकि मेन कोर्स डिफाइन करना कोई बड़ी बात नहीं है। डेजर्ट और स्टार्टर को मिलाकर आप मेन कोर्स बना ही दो, मतलब इन दोनों के सेंटेंसेस थोड़े बहुत आपस में मिला के आप मेन कोर्स इजीली बना सकते हो। चलो गाइस अब डेजर्ट पे चलते हैं। हमारे पास स्टार्टर खत्म हो गया, हमारा मेन मील खत्म हो गया, अब डेजर्ट पे। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन बता देता हूँ जो आप लिख सकते हैं। डेजर्ट इज अ कन्फेक्शनरी कोर्स दैट कंक्लूड्स अ मेन मील. The course usually consists of sweet foods, sometimes a beverage, that is wine, maybe a coffee, nuts. These sweet foods that are more commonly used as desserts such as ice creams, cake, custard and many more. जैसे आप देखें
गाइस डेजर्ट्स हमारे पास काफ़ी वैरायटीज़ में होता है, केक्स होते हैं, आइसक्रीम्स होती हैं और काफ़ी कुछ। ये सब हमारा डेजर्ट में आता है और ये हमारा लास्ट होता है जो हम कंज्यूम करते हैं होटल्स वगैरह में। सो गाइस यहाँ पे एक मेन क्वेश्चन ऑर्डराइज होता है, डिस्क्राइब द हाउस इन विच यू लिव। So guys, let's go through definition. My house consists of 7 spacious rooms, kitchen, bathroom, a lobby, terrace. A house with big garden, different flowers and plant enhances its beauty of environment in a cheerful. यहाँ पे गाइस हाउस के बारे में डिफाइन करना तो सब आप लोग कर ही सकते हो, थोड़ा बहुत मैंने आपको हिंट दे ही दिया है कि आप कितना कुछ ऐड कर सकते हो। बाकी बीच बीच में आप लाइंस में काफ़ी कुछ ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है सबके लिए, सब लोग कर सकते हैं, बट मैंने थोड़ा हिंट दे दिया है जिसके अकॉर्डिंग आप इसको थोड़ा लेंथी भी बना सकते हो। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई आपका मार्क्स इसमें नहीं काटेगा। गाइस यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन राइज होता है, हैव यू अटेंड एनी सोशल फंक्शन रिसेंटली, डिस्क्राइब इट। सो आवर आंसर इज यस। इन सोशल फंक्शन कॉमनली देयर इज अ ड्रेस कोड एंड वी हैव टू ड्रेस अप वेल। दिस टाइप ऑफ फंक्शन आर वेल मैनेज्ड। Everyone in this function seem to be more professional and well disciplined. गाइस इसमें समझाने के लिए इतना कुछ है नहीं, सोशल फंक्शन में ड्रेस कोड ही होता है ऑब्वियसली, और वहाँ पे एक डिसिप्लिन होना चाहिए बस, और कुछ सोशल फंक्शन में नहीं होता। इसके बारे में इतना डिफाइन नहीं है, बस अब अपना भी बारे में बता सकते हैं कि आपने अगर सोशल फंक्शन अटेंड किया है तो आप अपना एक्सपीरियंस भी उसमें ऐड कर सकते हैं।